नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपनी YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज से हम आप लोगों के लिए हिंदी की विशेष कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, RO, बिहार पुलिस कांस्टेबल, CRPF कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षाएं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं, बेहद उपयोगी हैं और आप लोगों को हम हिंदी का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो हमारी आएंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएंगे। तो हिंदी विषय में सबसे पहले हम आप लोगों को व्याकरण खंड ये सबसे पहले हम आपको कराएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए और उसकी व्यवस्थित पद्धति का ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। और देखिए, किसी भी भाषा के, कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं के अलग अलग नियम होते हैं। हर भाषा के अलग अलग नियम हैं। तो हिंदी भाषा के भी अपने अलग नियम हैं और हिंदी भाषा के अंतर्गत, इस व्याकरण खंड के अंतर्गत सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था से शुरू करेंगे। कहाँ से? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आखिर जो हिंदी में वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, इनके भेद क्या हैं, उच्चारण के अनुसार आखिर इनको कैसे उच्चारित किया जाता है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा की जो जड़ होती है वो वर्ण होती है और वर्णों के बारे में अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो उस भाषा पर आप पकड़ अपनी अच्छे से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, कोई भी भाषा, किसी भी भाषा की जो मूल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? ध्वनि होती है। किसी भी भाषा की जो मूल इकाई है, मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई, वो क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि। और ये जो ध्वनि होती है, इस ध्वनि को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, इसको लिख दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर हम इसको लिखित रूप दे दें, लिखित रूप, तो ये क्या हो जाएगी? ये वर्ण हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह होता है, जो क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। हिंदी में इसके अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये जो 52 वर्ण हैं, इसमें देखिए 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा
2 अयोगवाह हो गए, ठीक, 33 व्यंजन हो गए, व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन, ठीक, और 2 उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, 2 उच्छिष्ट व्यंजन। ये टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 52 हो जाते हैं, ठीक है। 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की। आखिर ये स्वर क्या होते हैं? स्वर ये क्या होते हैं? प्यारे साथियों, कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण के लिए हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक। तो हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती हो, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में स्वरों की संख्या हमने आपको कितनी बताई? 11 स्वर हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया आ, ई, उ, फिर ऋ, ठीक। ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो ये 11 स्वर हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो ऋ है, ये जो ऋ होता है, इसे शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। ये शुद्ध नहीं है। कैसा नहीं है? शुद्ध स्वर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम शुद्ध स्वरों की बात करें, हिंदी में जो शुद्ध स्वर होते हैं, तो अब कितने बचे? इसको छोड़ दीजिए, ये शुद्ध स्वर नहीं होता है, तो कितने शुद्ध स्वर बचे हुए हैं? केवल 10। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताओगे। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं, तो आप कितने बताओगे? 10 हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कुछ स्वर ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्वर ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जो अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए। बात समझ में आ गई? तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक तो वे जो स्वतंत्र उत्पन्न हुए और एक वे जो अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई,
छोटा ऊ, ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर, ठीक, या इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। और जो अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए वो कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये जो हैं ये अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए, ठीक। लेकिन जो स्वर अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न हुए हैं इन्हें संयुक्त स्वर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर, या व्युत्पन्न स्वर कह सकते हैं, व्युत्पन्न स्वर, ठीक। इनमें भी दो तरीके के स्वर होते हैं। इनमें कितने तरीके के स्वर होते हैं? इनमें भी दो तरीके के स्वर होते हैं। एक तो ऐसे स्वर इनमें हैं जो समान स्वरों के योग से बने हैं। इनमें कुछ स्वर ऐसे हैं जो समान स्वरों के योग से बने हैं और कुछ स्वर ऐसे हैं जो असमान स्वरों के योग से बने हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो समान स्वरों के योग से बने हैं और कुछ ऐसे हैं जो असमान स्वरों के योग से बने हैं, ठीक है। और जो समान स्वरों के योग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कह सकते हैं। उन्हें सजातीय दीर्घ कह सकते हैं, सजातीय दीर्घ, है ना, दीर्घ स्वर या सजातीय दीर्घ स्वर, ठीक है। और जो असमान स्वरों के योग से बने हैं वो कैसे होते हैं? वो विजातीय दीर्घ स्वर, विजातीय दीर्घ स्वर उन्हें कह सकते हो, ठीक। और वो हैं कौन कौन से? तो देखते हैं। देखिए, सजातीय दीर्घ स्वर और विजातीय दीर्घ स्वर, ये हैं कौन कौन से? ये जो स्वर हैं, ये वाले, ये तीन स्वर, ये समान स्वरों के योग से बने हैं, तो इन्हें क्या कहोगे? सजातीय दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर। और ये वाले जो स्वर हैं वो विजातीय दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। जैसे इसमें बड़ा आ हो गया, ये छोटा आ और छोटा आ, इन दोनों के योग से ये बना हुआ है, यानी समान स्वरों के योग से ये बना है। इसी तरीके से बड़ी ई, तो ई प्लस ई, ये बात समझ में आ गई। बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा ऊ प्लस ऊ, अर्थात समान स्वरों के योग से ये स्वर बने हुए हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद इनको देखते हैं। तो ए, ये किससे बना है? छोटा आ और छोटी ई से। इसी तरीके से जो ए है वो छोटा आ और ए से बना हुआ है। इसी तरीके से ओ, ये छोटा आ और ऊ से बना हुआ है, और औ ये छोटा आ और ओ से बना हुआ है। तो ये असमान स्वरों के योग से बने हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो उत्पत्ति के आधार पर ये हो गए आपके स्वतंत्र उत्पन्न स्वर और अन्य स्वरों की सहायता से उत्पन्न स्वर, ठीक है। इसके बाद अगर हम मात्रा के आधार पर स्वरों की बात करें कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर नोट्स आप बनाते चलिए
और बहुत ही धैर्यपूर्वक मैं आपको पढ़ाऊँगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ आप नोट करते जाइए। मात्रा के आधार पर अगर देखें तो देखो, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो एक मात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्राओं वाले। देखिए, जो स्वर एक मात्रिक होगा उसके उच्चारण में सीधी सी बात है कि बहुत कम समय लगेगा। जो एक मात्रिक होगा उसके उच्चारण में कम समय लगेगा, कम समय, ठीक। जो द्विमात्रिक होगा इसके उच्चारण में दुगना समय लगेगा। एक मात्रिक में जितना समय लगता है उससे दुगना समय उच्चारण में लगेगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि दुगना समय लगेगा, दुगना समय, ठीक है। और जो त्रिमात्रिक होगा उसमें तिगुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा उच्चारण में? तिगुना समय लगेगा। क्योंकि जो एक मात्रिक होते हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लघु स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, ठीक। इनको ज़्यादा समय लगता है तो इनको दीर्घ स्वर कह देते हैं, दीर्घ स्वर, या इनको कह सकते हैं गुरु, गुरु स्वर, ठीक है। इनको प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर। और इनका जो प्रयोग होता है त्रिमात्रिक, जिसमें तिगुना समय लगता है, अर्थात जो प्लुप्त स्वर होते हैं, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। किस में होता है? संस्कृत भाषा में। नाटक वगैरह आदि जो होते हैं उनमें कहीं न कहीं इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। और चूंकि तिगुना समय लगता है, इसीलिए जैसे ओम लिखते हैं, ओम, और ओम को अगर हम खींच के बोलें तो ओम बोलेंगे, तो यहां पर 3 बना देते हैं, ओम, ठीक। अर्थात ये प्लुप्त स्वर है, मतलब इसको खींच के बोलना है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तिगुना समय लगता है, इसलिए यहां क्या बना देते? 3 बना देते हैं, ठीक है। जो लघु स्वर होते हैं वो कौन से हैं? जो छोटे स्वर हैं तो उसमें छोटा आ लिख सकते हो, ठीक, छोटी ई लिख सकते हो, छोटा ऊ। और इसी तरीके से जो द्विमात्रिक हैं उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये द्विमात्रिक हैं, ये एक मात्रिक हो गए, ये त्रिमात्रिक हो गए, ठीक। मात्रा के आधार पर ये स्वरों का ये विभाजन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम स्वरों का जीभ के आधार पर अगर हम प्रयोग देखें, स्वरों का जीभ के आधार पर विभाजन के स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग हलचल करता है, उसके आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। जैसे जीभ है, और इस जीभ के आप 3 भाग कर लीजिए, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये जो पहला भाग है इसको आप अग्रभाग बोल सकते हैं। क्या? अग्रभाग, अग्रभाग, ठीक। इसको आप मध्य भाग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मध्य भाग। और ये पश्च भाग,
पश्च भाग। ठीक, अब जो अग्रभाग है, अग्रभाग जिन स्वरों के उच्चारण में अग्रभाग की हलचल होगी वो स्वर अग्रस्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य भाग की हलचल होगी तो वो मध्य स्वर कहलाएंगे, मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में पश्च भाग की हलचल होगी वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? क्या कहलाएंगे? वो पश्च स्वर कहलाएंगे, ये मध्य स्वर कहलाएंगे और ये अग्रस्वर कहलाएंगे। ठीक, जो अग्रभाग में जिन स्वरों के उच्चारण में अग्रभाग में हलचल होती है, जीव के अग्रभाग में हलचल होती है, वो केवल 4 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 4। ठीक, मध्य में कितने स्वर हैं? 1। और यहां पर कितने हैं? 5। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये 4 आप याद रखो। ठीक, इसमें छोटा आ और इसमें शेष बचे हुए बड़ा आ, ठीक है, और ऊ, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। ये एक इसमें हो गया और इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जीव के आधार पर है। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए अग्रस्वर कौन सा है, तो अग्रस्वर आपको पता है कौन से हैं? 4 अग्रस्वर हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ए। इतनी बात समझ में आ गई? पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और मध्य में क्या आता है? आ, छोटा आ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देखिए, स्वरों को जब उच्चारित किया जाता है तो किसी किसी स्वर के उच्चारण में मुंह थोड़ा खुलता है, किसी में मुंह ज़्यादा खुल जाता है। ठीक, इस तरीके से स्वरों को बांटा गया है। देखिए, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम मुंह खुलता है, बहुत कम खुलता है। ठीक, पहली चीज। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में इससे थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा खुल जाता है जिसके उच्चारण में मुंह, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुल जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम मुंह खुलता है उसको कहते हैं समृत स्वर। क्या कहते हैं? समृत स्वर। और जिसके उच्चारण में, समृत मतलब ऐसे आप याद रखिए, सात से हो गया शांत। ठीक, शांत मतलब, तो ये शांत है, मुंह बहुत कम खुला हुआ है, मतलब शांत है, तो समृत। और ज़्यादा बोलता है, बड़ बोला, तो बड़ बोला मतलब वाह से विव्रत स्वर। ठीक है, अब यहां समृत हो गया, यहां विव्रत हो गया। और समृत का आधा कर दीजिए, मतलब यहां लिख दो अर्ध समृत स्वर, और यहां विव्रत है तो इधर लिख दो अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर।
इतनी बात समझ में आ गई। समृत, विव्रत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत। ठीक है, अब कौन कौन से स्वर इसमें आएंगे? देखिए, अगर हम आपको उच्चारित करके बताएं आप भूल जाएंगे। हो सकता है किसी स्वर को उच्चारित करने पर आप ज़्यादा मुंह खोल दें, उसमें कम खुलता है। ऐसा हो जाता है कि उच्चारण में जब हम आपको करके बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप वो चीज़ भूल जाएंगे। तो एक ट्रिक आप याद रखिए। देखिए, यहां से लिखना स्टार्ट करो। अ, छोटा अ, आ, ई, उ। ठीक है, कोई दिक्कत? उ। फिर यहां लिखो ए, ओ, औ। ठीक हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विव्रत में क्या आता है तो बड़ा आ। समृत में कौन कौन से आते हैं तो ये 4 आते हैं। ठीक है, अर्धविव्रत में एक देखिए यहां पर आगत स्वर और आता है, इसमें वो भी लिख लीजिए। ये आगत स्वर है इस तरीके का। ठीक, तो इसमें ये हो गए, ये 4 हो गए। इसमें कितने हो गए? ये 2 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो समृत में ये 4 हो गए, अर्ध समृत में ए और ओ हो गया, अर्ध विव्रत में ये हो गए और विव्रत में बड़ा आ हो गया। याद रहेगा। इसके बाद ये नोट कर लिया। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन किस तरीके से किया गया है उसको भी समझ लेते हैं। बहुत सरल है, हिंदी बहुत ज़्यादा सरल है। हिंदी में कुछ नहीं है, केवल आप समझ जाएं उसे। तो देखिए, एक क्रम आप याद कर लीजिए। कंठ, कंठ, तालव्य, तालव्य, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक, ये 3 आप याद कर लीजिए। कंठ, तालव्य, ओष्ठ। इतना तो याद रहेगा ही रहेगा। ये 3 याद रहेंगे क्या? कंठ, तालव्य और ओष्ठ। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें आप याद कर लो, कंठ, तालव्य, ओष्ठ। ठीक, चौथा मूर्धन्य। ठीक है, चौथा मूर्धन्य है। ठीक है, 5वां कंठ और तालव्य को मिला दो तो क्या बन गया? कंठ तालव्य बन गया। कंठ और ओष्ठ को मिला दो तो क्या बन गया? कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब आपको स्वर सारे पता ही हैं, सारे स्वर लिख दो। देखो कैसे। आ लिख दिया, ई, उ, और फिर ऋ, ए, ओ, औ लिख दी। ये सारे तैयार हो गए। आपसे पूछा जाए कि कंठ में क्या आता है तो आ आता है, तालव्य में ई आती है, ओष्ठ में उ आता है, मूर्धन्य में ऋ आती है, कंठ तालव्य में ए आता है, कंठ ओष्ठ में ओ आता है। बताइए, कुछ याद करने की जरूरत रही इसमें? कुछ नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, इसके बाद ओष्ठ के आधार पर देखिए, ओष्ठ आकृति, ओष्ठाकृति
के आधार पर इसके आधार पर क्या है, देखिए जब भी कोई स्वर उच्चारित किया जाता है तो होठों की जो आकृति है, होठों की जो आकृति होती है उसके आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो उदासीन हैं। उदासीन मतलब उनको जब बोलते हैं तो होठों की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, होठों की आकृति कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, तो वो उदासीन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आवृतमुखी, इसमें होठों की हलचल थोड़ी होती है। कुछ ऐसे हैं जो वृत्ताकार होते हैं, व्रतमुखी या गोलाकार या वर्तुल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो होठों की आकृति है वो गोल हो जाती है। और गोल किस में हो जाती है, जब आप उ ऊ उ तो होठों की आकृति क्या हो गई, गोल। तो इसमें क्या आ जाएगा, उ ऊ। ठीक, ओ आओ, इसमें कैसी आकृति हो गई, होठों की गोल हो गई। ओ आओ। ठीक है, और उदासीन में छोटा आ होठों की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको हम उदासीन में रख सकते हैं। ठीक है, इसे हम आवृतमुखी में भी रख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रखा जा सकता है। बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो और इसमें रख लो, ई ए तो ये सारे क्या हो गए, ये आवृतमुखी हो गए, ये व्रतमुखी हो गए, मतलब गोलाकार वर्तुल आकार में होठों की आकृति हो जाती है। ये उदासीन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम मुख और नाक से निकलने वाली वायु के आधार पर अगर देखें, के आधार पर अगर हम स्वरों को देखें तो स्वर इसके आधार पर तीन तरीके हम कह सकते हैं। तीन तरीके होते हैं। कैसे, पहले तो अनुनासिक स्वर। ठीक, दूसरे निरनुनासिक, और तीसरे प्रकार का जो होता है वो हम उसे अनुस्वार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनुस्वार। इनमें भी अंतर जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक में जो हवा मुंह से और नाक दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें क्या है कि जो हवा है, हवा ये मुंह और नाक प्लस नाक दोनों से निकलती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसमें जैसे आँख, अब आप आँख का उच्चारण करिए, आँख मतलब नाक से भी हवा निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। निरनुनासिक, इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है, केवल मुंह से निकलती है। ठीक, और अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार में जो हवा है, हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे लिख लो अंक। अब इसको उच्चारित करिए, अंक अंक, तो हवा कहाँ से निकल रही, नाक से निकल रही है। तो अनुस्वार में हमेशा हवा नाक से निकलती है। ठीक है, निरनुनासिक में हवा केवल मुंह से निकलती है और अनुनासिक में हवा केवल मुंह और नाक दोनों से निकलती है।
ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपके स्वर हो गए। स्वरों के जो भी प्रकार हैं, जिस जिस आधार पर स्वरों को बांटा गया है, वो हमने आपको सारे आधार बता दिए हैं। आप एक बार पुनः रिवाइज कर जाइए इसको, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।